हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स को, जो कि हमारी होती है मास परसेंटेज क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी। तो इन सारी टर्म्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ये क्या होती है, और फिर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इन्हीं सारी टर्म्स से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है, क्योंकि ये सारी की सारी टर्म्स किसके लिए हम यूज़ करते हैं। सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। ये हमारा क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो होमोजीनियस से क्या मतलब है कि यूनिफॉर्म रहती है इसकी कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। पूरे सॉल्यूशन के अंदर इसकी कंपोजिशन जो होती है वो क्या रहती है? सेम रहती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। इसमें कोई बाउंड्री सरफेस नहीं होता है। ये थ्रू आउट सॉल्यूशन हमें सेम दिखता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने शुगर सॉल्यूशन बनाया, तो शुगर सॉल्यूशन आप क्या करते हो? शुगर को ऐड करते हो वाटर के अंदर, तो जब वो अच्छे से उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाती है, तो वो क्या बन जाता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। उसकी कंपोजिशन जो होती है वो पूरे वाटर के अंदर घुल जाता है। जितने भी वाटर के अंदर हमने शुगर को ऐड किया है, तो वो क्या हो जाता है? यूनिफ़ॉर्म हो जाता है थ्रू आउट। तो ऐसे ही मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। और ये क्या होते हैं? हमारे सॉल्यूशन होते हैं। अब डिपेंडिंग ऑन द कंपोनेंट कि हमने कितने कंपोनेंट का सॉल्यूशन बनाया है, उसी के बेसिस पे क्या होते हैं? सॉल्यूशन के टाइप्स होते हैं। अगर मान लो आपने 2 कंपोनेंट्स लिए, तो उसे हम क्या बोल देंगे? बाइनरी सॉल्यूशन बोल देंगे। अगर 3 कंपोनेंट है, जैसे आपने ये शुगर सॉल्यूशन बनाया था, तो इसमें क्या थे? 2 कंपोनेंट थे, एक शुगर था और एक वाटर। तो वो कैसा सॉल्यूशन था? हमारा बाइनरी था। तो बाइनरी में 2 कंपोनेंट्स होते हैं। ऐसे ही हमारा क्या होता है? टर्नरी सॉल्यूशन भी होता है। तो टर्नरी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स होते हैं भई? 3। ऐसे ही क्वाटरनरी होगा, उसमें क्या होगा? 4। तो ऐसे सो ऑन क्या होते हैं? आगे चलते रहते हैं। बेसिकली जो हम स्टडी करते हैं, वो हम स्टडी करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन को, जिसके अंदर क्या होते हैं? 2 कंपोनेंट होते हैं। अब ये 2 कंपोनेंट जो होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं और ये क्या होते हैं, इन्हें हम डिस्कस करते हैं। तो जो बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं, इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है हमारा सोल्यूट और एक होता है हमारा सॉल्वेंट। तो सोल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, अब हम इन्हें डिस्कस करते हैं। तो सोल्यूट तो क्या होता है? जिसको हम डिज़ोल्व करते हैं। जिस भी सब्सटेंस को हम क्या कर रहे हैं, जिस भी कंपोनेंट को हम डिज़ोल्व कर रहे हैं, और हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जो क्या होता है? स्मॉल क्वांटिटी में प्रेज़ेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं? सोल्यूट बोलते हैं। और जो जिसके अंदर हम डिज़ोल्व कर रहे होते हैं, ठीक है? जैसे हम क्या कर रहे थे? शुगर को ऐड कर रहे थे वाटर के अंदर, तो यहाँ पर शुगर को ऐड कर रहे हैं, तो जिस सब्सटेंस को हम डिज़ोल्व कर रहे हैं, वो तो क्या है? हमारा सोल्यूट है। और वो एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट, दूसरा कंपोनेंट जो है, उसके कंपैरिज़न में क्या है? थोड़ा है, कम है। तो जो सोल्यूट होता है, वो हमारा क्या होता है? स्मॉलर क्वांटिटी में होता है, और जो सब्सटेंस को हम डिज़ोल्व कर रहे होते हैं, जिस कंपोनेंट को डिज़ोल्व कर रहे होते हैं, वो होता है हमारा सोल्यूट। और सॉल्वेंट क्या होता है? जिसमें हम डिज़ोल्व कर रहे होते हैं, और जो क्या होता है हमारा? लार्ज क्वांटिटी में होता है, लार्ज अमाउंट में होता है, उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट। तो इस तरह से सॉल्यूशन के ये 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। तो अब हम यहाँ पर कुछ परसेंटेज का ये वाली टर्म्स को हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो परसेंटेज वाली टर्म्स होती है, आप देखो, आपको पता है परसेंटेज हम किस में से निकालते हैं? 100 पार्ट्स में से निकालते हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो जो पहली टर्म है, वो क्या है हमारी? वेट बाय वेट परसेंटेज, और इसको हम डब्ल्यू बाय डब्ल्यू भी बोल सकते हैं, या फिर मास परसेंटेज भी बोल देते हैं। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये हम कैलकुलेट करते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेज़ेंट है, जिस सब्सटेंस को हम डिज़ोल्व कर रहे हैं, उसका वेट हम ऊपर लिखते हैं, और नीचे अपोन में क्या आता है? डिवीज़न में डिनोमिनेटर में आता है हमारा वेट ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू में 100, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? वेट बाय वेट परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, यहाँ पर 10% सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन है। तो अगर मान लो आपको 10% सोडियम कार्बोनेट बाय मास दे दिया, बाय वेट दे दिया, या फिर इस तरह से लिख दिया डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, तो आप समझ जाना कि इसका क्या मतलब है कि 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या है यहाँ पर? हमारा सोडियम कार्बोनेट। तो 10 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट को हमने डिज़ोल्व किया है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है? अब ये देखो क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखना, सॉल्यूशन है। लेकिन अगर आप सॉल्यूशन के अंदर तो क्या होता है? दोनों कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट भी होता है, सॉल्वेंट भी होता है। तो यहाँ पर सोल्यूट की अमाउंट तो कितनी हो गई? 10 ग्राम। तो जो सॉल्वेंट है वो कितना होगा? अगर देखो ओवरऑल जो सॉल्यूशन है वो 100 है, तो सॉल्वेंट कितना बचा भाई? 90 ग्राम। तो आप ध्यान रखना कि 10 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट को हमने डिज़ोल्व किया है इन 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, या फिर हम इसको ऐसे बोलेंगे कि 10 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज़ डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आप ध्यान रखना कि इसका मतलब क्या होता है। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट टर्म को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट टर्म हमारी क्या है? वेट बाय वॉल्यूम।
तो वेट बाय वॉल्यूम में देखो, वेट बाय वॉल्यूम का क्या मतलब है, हमने इसको लिखा है ऐसे W/V। तो W से क्या मतलब है, जो पहले लिखा होता है वो सॉल्यूट को रिप्रेज़ेंट करता है, जो नीचे डिनोमिनेटर में होता है, बाद में होता है, वो हमारा सॉल्यूशन को रिप्रेज़ेंट कर रहा होता है। तो देखो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का क्या मतलब है कि जो हमारा सॉल्यूट है वो तो क्या है, मतलब हम उसका वेट लेंगे, ग्राम में लेंगे, तो क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में नीचे क्या आएगा, देखो V लिखा है, V क्या होता है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होगा, मिलीलीटर में या लीटर में होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर देखो सेंटीमीटर क्यूब लिखा है, ये आप ध्यान रखना, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, 1 ml। तो इसी तरह से अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो जाएगा 1000 ml, और 1000 ml का मतलब क्या होता है, 1 लीटर। का क्या मतलब है कि 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट आपने डिसॉल्व किया है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। तो ये क्या होता है, हमारा W/V होता है। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट टर्म को डिस्कस करते हैं, जो हमारी होती है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसका मतलब क्या है, V/V। तो अब देखो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर सॉल्यूट भी और सॉल्यूशन भी दोनों ही क्या है हमारे, दोनों ही क्या है, दोनों को ही हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, मिलीलीटर में रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों का ही हम क्या लेंगे, वॉल्यूम लेंगे। तो ऊपर क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और नीचे डिवीजन में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू में 100। तो जैसे देखो फॉर एग्जांपल 10% इथेनॉल, V/V का मतलब क्या है कि आपने 10 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 10 ml ऑफ इथेनॉल को डिसॉल्व किया है इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट टर्म हमारी क्या है, वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज। तो देखो वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज का मतलब क्या है, अब आपको सॉल्यूट का तो क्या लेना है, वॉल्यूम लेना है, और नीचे डिवीजन में क्या आएगा, वेट लिखा है, तो सॉल्यूशन का आपको क्या लेना है, वेट लेना है, और इनटू में 100। ये परसेंटेज के लिए, तो देखो 10% इथेनॉल का मतलब क्या है, 10% V/W का मतलब ये होता है कि 10 ml इथेनॉल जो है वो आपने डिसॉल्व किया है किसके अंदर, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। इसका मतलब क्या है कि आपने 10 ml ऑफ इथेनॉल को डिसॉल्व किया है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, क्योंकि आपने क्या किया है, सॉल्यूट का तो क्या लिया है, वॉल्यूम लिया है, तो ये तो ml में आएगा, और वेट ऑफ क्या है, सॉल्यूशन है, तो ये क्या आएगा, 100 ग्राम, ये ग्राम में आएगा। तो ये सारी क्या थी हमारी परसेंटेज वाली, जो हम लेते हैं मास परसेंटेज, या फिर वॉल्यूम परसेंटेज, या फिर वॉल्यूम बाय वेट, या फिर वेट बाय वॉल्यूम, जो परसेंटेज हम रिप्रेजेंट करते हैं टर्म्स को, ये सारी टर्म्स वो थी। अब हम आगे फर्दर कुछ और टर्म्स को डिस्कस करते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो क्या है, मोलारिटी। फर्स्ट हम किसको डिस्कस करेंगे, मोलारिटी को। तो मोलारिटी क्या होती है, देखो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से, और डिवीजन में क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर देखो वॉल्यूम अगर आपको लीटर में दिया है तो सिर्फ यही फॉर्मूला होता है, बट अगर इन केस आपको वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया है, लीटर में नहीं दिया, तो आप उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो ये हमारा मोलारिटी का फॉर्मूला हो जाता है। और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला पहले ही लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। मोल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, और इसे हम कैलकुलेट करते हैं गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो जिस भी कंपाउंड का आपको जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, जिसका भी आप, तो उसके लिए आपको वेट दिया होगा, और उसका मोलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा, तो इससे आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लोगे। तो ये हमारा फॉर्मूला किसका होता है, मोलारिटी का। नेक्स्ट हम टर्म देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो टर्म होती है वो क्या है, नेक्स्ट टर्म जो हमारी है वो है मोलालिटी। और मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मोलालिटी हमारी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसमें भी क्या रहते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट रहते हैं, और डिवीजन में क्या आता है, मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो दोनों टर्म्स में डिफरेंस है, इसमें हम क्या ले रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले रहे हैं, और इसमें हम क्या ले रहे हैं, मास ले रहे हैं एक तो, और वो भी किसका ले रहे हैं, सॉल्वेंट का ले रहे हैं। और किस में लेंगे, मास किस में होता है, देखो केजी में होता है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मोल्स अपॉन में क्या आएगा, मास ले रहे हैं तो इसके लिए हम लिख देते हैं W। और वही सेम चीज़ अगर ये आपको मास ऑफ सॉल्वेंट अगर किलोग्राम में ही गिवन है, केजी में ही गिवन है, तो सिर्फ फॉर्मूला यही बन जाएगा। बट अगर आपको ये ग्राम में दिया हुआ है मास, तो आप इसे क्या करोगे, केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मोलालिटी का ये वाला। इनमें मोलारिटी में और मोलालिटी में ध्यान रखना, इसके अंदर मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं और इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो क्या है, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी आपने क्या लेना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लेना है। बट अगर आपको ये मिलीलीटर में दिया होगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पर भी इसे भी 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। अब यहाँ पर जो नई टर्म आई है, जो आप देख रहे हो वो क्या देख रहे हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से क्या मतलब होता है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमारा क्या होता है, मास इन ग्राम। ये आपको
क्वेश्चन में ही गिवन होगा और अपोन में इक्विवेलेंट मास। और ये इक्विवेलेंट आप मास कैसे कैलकुलेट करोगे? इक्विवेलेंट मास निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मोलर मास। जो भी मोलर मास होता है जिसका भी आपको क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, उसका मोलर मास और डिवीज़न में क्या आएगा? एन फैक्टर। अब हमारा एन फैक्टर क्या होता है? ये क्या होता है बेसिकली एच पॉजिटिव आयन्स या फिर ओएच नेगेटिव आयन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, वही क्या होता है हमारा एन की वैल्यू होती है। तो ये हम इस तरह से इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट करते हैं। और ये क्या हो जाता है, ये मास इन ग्राम तो क्वेश्चन में दिया होता है, इक्विवेलेंट मास आप क्या करते हो? कैलकुलेट कर लेते हो। तो इन दोनों के डिवीजन से क्या आ जाता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाता है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लेते हैं। और अगर ये आपको मिलीलीटर में दिया होता है तो आप इसे क्या करते हो? 1000 से मल्टीप्लाई करते हो। देखो, लेकर मैं आपको यहाँ पर इक्विवेलेंट मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चन के अंदर, ये थोड़ा-सा समझाती हूँ। तो देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको H2SO4 दिया है। तो H2SO4 का आपको क्या करना है? इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है। तो देखो, इक्विवेलेंट मास क्या बनता है? जो भी आपको दिया है उसका आप क्या करो? मोलर मास कैलकुलेट करो। तो इसका H2SO4 का जब आप मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो देखो, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 का कितना हो जाएगा? 2, प्लस में ऐसे सल्फर का कितना बनेगा? 32, और इसका एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 4 ऑक्सीजन के लिए कितना आ जाएगा? 64। और इसमें देखो H पॉजिटिव आयन कितने आएँगे? ये आयनाइज़ होके कितने H पॉजिटिव आयन देगा? 2, तो इसके लिए एन फैक्टर की वैल्यू क्या हो गई? 2। तो यहाँ पर इन सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा? 98 डिवीज़न में 2, और ये कितना आ जाएगा? 49। तो जो H2SO4 है इसका जो इक्विवेलेंट मास आया है या फिर इक्विवेलेंट वेट बना है वो कितना आ गया भाई? 49। तो अब आपको क्वेश्चन में कुछ भी मास दिया होगा, ठीक है, कि भई H2SO4 जो हमारा सोल्यूट है इसका मास ये है और उसके लिए आपको नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 4.9 ग्राम ही दे दिया क्वेश्चन में, तो यहाँ से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट कर लोगे? 4.9 अपॉन में क्या आ जाएगा? जो भी इक्विवेलेंट मास है वो आपने कैलकुलेट कर लिया, ये कितना हो गया? 49। तो इनको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पर आप पुट करोगे फॉर्मूले में और नीचे आपको वॉल्यूम जो भी दिया होगा वो आ जाएगा। इस तरह से आप क्या कर लोगे? नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। इसी तरह से देखो, एक और एग्ज़ाम्पल लेकर देखते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको NaOH दिया है। NaOH दिया है तो NaOH में देखो यहाँ पर OH नेगेटिव आयन कितने हैं? 1 है। तो इसके लिए एन फैक्टर की वैल्यू क्या बनेगी भाई? 1 बनेगी। तो अब इसका आप क्या करोगे? मोलर मास कैलकुलेट कर लोगे। तो NaOH का मोलर मास कैलकुलेट किया और इसके लिए जो एन फैक्टर की वैल्यू हो गई वो क्या हो गई? 1 हो गई। तो ये जितना भी आएगा वो क्या हो जाएगा? इस NaOH का इक्विवेलेंट मास बन जाएगा। तो इस तरह से आप इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हो और फिर इक्विवेलेंट मास की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हो। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन देखने हो तो इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होगा? देखो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल NaCl दिया है, तो आपको पता है ये Na पॉज़िटिव Cl नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस केस में भी NaCl के केस में भी जो एन फैक्टर की वैल्यू बनेगी वो क्या बन जाएगी? 1 बन जाएगी। तो आप इसका मोलर मास कैलकुलेट करोगे और डिवीज़न में क्या कर दोगे? 1 कर दोगे, तो ये क्या हो गया? NaCl का इक्विवेलेंट मास हो गया। और फिर जो भी क्वेश्चन में आपको दिया होगा मास, उसके साथ में आप क्या कर दोगे? इक्विवेलेंट मास को डिवीज़न में रख दोगे और इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं, नेक्स्ट टर्म हमें क्या दी हुई है? नेक्स्ट टर्म जो हमें दी हुई है, वो हमें दी हुई है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? देखो, मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, जिसके लिए भी आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, आप उसके मोल्स को ऊपर लिखते हो और नीचे क्या करते हो? डिवीज़न में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। उस सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उन सबके मोल्स आप कैलकुलेट कर लेते हो और जिसके लिए भी आपको कैलकुलेट करना है, उसे ऊपर रखेंगे और नीचे क्या आ जाएँगे? टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लो आपके पास 2 कंपोनेंट दिए हैं, एक ए है और एक बी है। आपको मान लो ए और बी दोनों के लिए मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो देखो, इसके लिए मोल्स क्या बन जाएँगे? इसके लिए मोल्स कैलकुलेट करोगे, इसको मान लो मैंने कैलकुलेट कर लिया और ये क्या आ गया? Na। और बी के लिए जो मोल्स है वो क्या बन जाएगा? Nb। अब आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है एक कंपोनेंट का, तो मोल फ्रैक्शन जब आप एक कंपोनेंट का कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा? जिसके लिए भी कैलकुलेट करना होता है उसके मोल्स ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा? Na अपॉन में क्या आ जाएगा? टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स क्या है? अभी इसमें 2 कंपोनेंट है, एक ए और एक बी है, तो Na प्लस में Nb। सेम एज़ इट इज़ जब आप बी के लिए कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Nb। और ऐसे ही यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये भी Nb आ जाएगा और नीचे डिवीज़न में तो क्या आएगा? टोटल मोल्स। अगर यहाँ पर एक और कंपोनेंट होगा, सपोज़ अगर एक और सी कंपोनेंट भी होता तो उसके नंबर ऑफ मोल्स क्या बन जाते? Nc। तो यहाँ पर डिवीज़न में क्या आ जाता? Nc आ जाता, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी कंपोनेंट। तो यानी कि नीचे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आएँगे और ऊपर डिवीज़न में जिसके लिए भी आपको कैलकुलेट करना होता है न्यूमरेटर में वो आता है। तो ये क्या होता है? हमारा मोल फ्रैक्शन का फ़ॉर्मूला होता है। मोल्स तो आपको कैलकुलेट करना पता ही है किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, और ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, मास इन ग्राम अपॉन में मोलर मास, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को भी हमने डिस्कस कर लिया है।
तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को कि क्वेश्चन किस तरह से करेंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बैटरी एसिड हैज़ ए डेंसिटी ऑफ, देखो आपको डेंसिटी दी है और इसमें क्या दिया है 40% बाय वेट ऑफ H2SO4 और 40% बाय वेट दिया है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द नॉर्मेलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन बैटरी एसिड, इसने नॉर्मेलिटी पूछी है इस सल्फ्यूरिक एसिड की, क्या बनेगी बैटरी में। तो आपको जब भी कोई फ़ॉर्मूला आपको इस तरह से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो देखो सबसे पहले मुझे लगता है कि आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हो या फिर जो ईज़ी मेथड मुझे लगता है सॉल्व करने का, वो मुझे ये लगता है कि आपसे क्वेश्चन के अंदर जो भी पूछा है, आप पहले उसका फ़ॉर्मूला लिख लो। दिया हुआ क्या है, गिवन क्या है, उसको भी बाद में लिखो। बट सबसे पहले आप क्या लिखो, उस क्वेश्चन क में जो भी आपको पूछा है, नॉर्मेलिटी पूछी है, मोलालिटी पूछी है या कुछ भी पूछा है, आप सबसे पहले क्या करो, उसका फ़ॉर्मूला लिखो। तो फॉर्मूला देखो नॉर्मेलिटी का आपको पता है क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, और अपॉन में क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लेते हैं, अगर आपको लीटर में दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिया होता तो हम क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या होता है हमारे पास नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। अब जब आपने फॉर्मूला लिख लिया है, तो उसके बेसिस पे देखो कि आपको क्या डाटा गिवन है और क्या नहीं दिया हुआ है। तो अब आप लिखो क्वेश्चन के अंदर कि आपके पास क्या है और क्या नहीं है। जो है आप उसको जो यूज़ करो एज़ इट इज़, अगर आपको सारा डाटा ही गिवन है। अगर नहीं दिया हुआ है तो आप क्या करो, फिर वही वाली टर्म्स को कैलकुलेट करो जो आपको न्यूमेरिकल में फॉर्मूले में यूज़ हो रही है। तो देखो यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये हम कैलकुलेट करते हैं, ये अभी हमने डिस्कस किया था कि हम ग्राम इक्विवेलेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो भी आपको मास गिवन है, गिवन मास को मैं यहाँ पर स्मॉल m से लिख देती हूँ। अपॉन में हम क्या लेते हैं, इक्विवेलेंट मास लेते हैं। तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास जो भी आपको दिया है उसका, और अपॉन में n फैक्टर। तो देखो यहाँ पर इक्विवेलेंट मास इसका कितना बनेगा, अभी हमने कैलकुलेट किया था 98, और डिवीज़न में कितना आ जाएगा, इसके लिए यहाँ पर H पॉजिटिव कितने हैं, 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो इस तरह से सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 49। तो इक्विवेलेंट मास कितना आ गया H2SO4 के लिए 49। तो यहाँ पर देखो ग्राम इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ गई, ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, देखो यहाँ पर आपको 40% बाय वेट दिया है, तो यानी कि मास की वैल्यू कितनी हो गई 40, और अपॉन में कितना आ जाएगा इक्विवेलेंट मास बाय 49। तो ये तो आपके पास क्या आ गया, ग्राम इक्विवेलेंट आ गया। देखो अब एक चीज़ तो आ गई, अब आपको क्या चाहिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो वॉल्यूम तो अब आपको दिया हुआ नहीं है, क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है। और डेंसिटी कितनी बताई हुई है, देखो क्वेश्चन में आपको डेंसिटी कितनी दी हुई है भाई, 1.30 ग्राम पर ml। तो ये डेंसिटी हो गई 1.30 ग्राम पर ml। और आपको मास दिया हुआ है, मास क्या दिया हुआ है, देखो 40% बाय वेट लिखा है ना, तो यानी कि 40 ग्राम हो गया, 40 ग्राम इन 100 हो गया। तो इस तरह से आपको देखो डेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, यहाँ से वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, डेंसिटी का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से आपको वी कैलकुलेट करना है, तो ये वी इधर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, जो हमारा वी आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी। तो मास तो अब यहाँ पर देखो टोटल कितने मास में है, 100 में, तो 100 अपॉन में डी कितना दे रखा है आपको 1.3। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे डेसिमल को हटाकर, तो ये कितना आएगा 1000 अपॉन में 13 आएगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास, देखो ये वॉल्यूम आ गया। बस अब देखो आपने ग्राम इक्विवेलेंट भी कैलकुलेट कर लिए हैं और वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर लिया है सॉल्यूशन का। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले में देखो ये वाला फॉर्मूला था ना हमारा, ये फॉर्मूला था हमारा ये नॉर्मेलिटी का, तो इसके अंदर क्या कर दोगे, यहाँ पर पुट कर दोगे। तो जब यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को लिखोगे तो कितना आएगा 40 अपॉन में 49, और डिवीजन में इसके क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1000 अपॉन में 13, और ये देखो किस में है, एमएल में है, क्योंकि देखो यहाँ पर मास मास था वो क्या था, ग्राम में था। मास किस में था भई, ये ग्राम में था, और ये क्या था, ग्राम पर एमएल था। तो ग्राम से ग्राम तो कैंसिल कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, एमएल में आ गया। तो यहाँ पर ही इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 1000 से। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा 40 अपॉन में 49 इंटू में ये क्या हो जाएगा, ये 13 ऊपर चला जाएगा, और ये डिवीज़न में क्या आ जाएगा 1000, और इंटू में 1000, 1000 से 1000 क्या हो गया कैंसिल। और जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करके कितना आएगा भई 10.6 नॉर्मेलिटी। तो आपके पास जो सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी आई है वो क्या आ गई भई 10.6, और इसका जो ऑप्शन बनेगा वो क्या बन जाएगा भई ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसी में आपको 10.6 दिया है। नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने का हमारे पास एक और भी तरीका होता है, वो भी हम देखते हैं क्या होता है। नॉर्मेलिटी और मोलारिटी के बीच में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या होता है, देखो नॉर्मेलिटी और मोलारिटी के बीच में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन क्या होता है, देखो नॉर्मेलिटी इज़ इक्वल टू में
नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू में क्या होता है, मोलारिटी मल्टीप्लाई में एन फैक्टर। अब एन फैक्टर वही है कि उसमें एच पॉजिटिव आयन, ओ एच नेगेटिव आयन और जो एन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी वैल्यू से हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है मोलारिटी को कैलकुलेट करके। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, पहले मोलारिटी कैलकुलेट कर लोगे सॉल्यूशन की, और फिर यहाँ पर क्या करोगे, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर जब इस क्वेश्चन में आप मोलारिटी कैलकुलेट करोगे तो इस सॉल्यूशन की जो मोलारिटी आएगी वो कितनी आती है, 5.3 आती है, और इनटू में एन फैक्टर तो H2SO4 के लिए क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्या आ जाएगी, 10.6। तो यहाँ पर आप ये इस वाले मेथड से क्वेश्चन खुद सॉल्व करके देखना। ये मैंने बता दिया कि यहाँ पर मोलारिटी इसकी कितनी आएगी, सॉल्यूशन की 5.3 आएगी, और मैच करके देखना कि आपकी भी 5.3 आती है नहीं आती है। ये क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया है, ये वाला क्वेश्चन जो अभी रिसेंटली नवोदय का जो एग्ज़ाम हुआ था पीजीटी केमिस्ट्री का, एनवीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी रिसेंटली, ये उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द मोलारिटी ऑफ HNO3 इन अ सैंपल ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड दैट कंटेन्स 68% बाय वेट ऑफ HNO3 हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 1.4 ग्राम पर ml इज। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी आपको दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन भी किसका है, जो अभी रिसेंटली नवोदय का ही एग्ज़ाम हुआ था, ये नवोदय का ही एनवीएस का ही पीजीटी केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। तो देखो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो देखो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, मोलारिटी। तो सबसे पहले तो आप क्या लिखो, फॉर्मूला लिखो कि मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई में क्या आता है भाई, 1000। तो यहाँ पर आप देखो कि आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं क्या, यहाँ पर कोई नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो यहाँ पर गिवन मास तो देखो क्या दिया हुआ है आपको, देखो 68% बाय वेट लिखा है, तो यानी कि 68 ग्राम हैगा किसमें, 100 में है। 68 जो आपको दिया है वो किस में हो गया, ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ना कि किस तरह से होता है। तो 68 अपॉन में HNO3 के लिए बात कर रहा है, तो HNO3 का आप क्या कैलकुलेट कर लो, मोलर मास। तो HNO3 का मोलर मास जब आप कैलकुलेट करोगे तो हाइड्रोजन का क्या होता है, 1, एक नाइट्रोजन का कितना होता है, 14, और एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा, 48। जब आप इसे ऐड करोगे तो कितना आएगा, 63। तो इसका मोलर मास कितना आ गया भाई, 63। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स आ गए इसके लिए, HNO3 के लिए, वो कितने आ गए भाई, 68/63। तो यहाँ पर ये क्या हो गए, हमारे पास मोल्स हो गए। इसी तरह से अब हम क्या कैलकुलेट करते हैं, देखो वॉल्यूम। अब वॉल्यूम भी हमें नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर आपको क्या दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है। तो डेंसिटी वाले फॉर्मूले से और इस मास से आप क्या कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे। तो देखो हम ये किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में जो डेंसिटी दी हुई है, क्वेश्चन के अंदर वो डेंसिटी आपको बताई हुई है 1.4 ग्राम पर ml। ये क्या हो गई, आपकी डेंसिटी हो गई। तो अब इसमें डेंसिटी में आपको वॉल्यूम जो बनेगा वो किस में बनेगा भाई, वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, मास बाय डेंसिटी, डेंसिटी के फॉर्मूले से। अब मास कितना है, टोटल तो 100 ही बनेगा, और आपको क्या दिया है भाई, 1.4। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कुछ आएगा आपका 1000 अपॉन में 14 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये डेसिमल हटाओगे ना, तो ये डेसिमल को रिप्लेस करके सॉल्व करके ये कितना आ जाएगा भाई अपने पास, 1000 अपॉन में 14 आ जाएगा। तो अब बस आपको क्या करना है, ये जो फॉर्मूला है अपने पास, इस फॉर्मूले में क्या कर दो, पुट कर दो। तो यहाँ पर जब आप देखो पुट करोगे इस वैल्यू को, तो जो मोल्स आए हैं हमारे पास, मोल्स तो क्या आए हैं भाई, देखो हमारे पास 68/63 आए हैं। तो यहाँ पर ये आपने पुट किया इस तरह से, और जो वॉल्यूम आपने कैलकुलेट किया था वो कितना आया था भाई, 1000 अपॉन में 14 इंटू में क्या आ जाएगा, 1000। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके ये आपके पास फाइनली जो ओवरऑल आंसर आएगा ये कुछ आएगा 15.11, इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर देखो अप्रोक्सीमेटली में जो आपको यहाँ पर आंसर दिया है क्वेश्चन में, वो क्या दिया है, ऑप्शन नंबर 3। जब आप इसे कट करोगे तब ये 15 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ये भी क्वेश्चन किसका है भाई, ये नवोदय का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। आपको यहाँ पर देखो क्या दिया है कि 5.85 ग्राम आपके पास सोडियम क्लोराइड है, जिसे आपने डिजोल्व किया है 90 ग्राम ऑफ वाटर में, और आपसे मोल फ्रैक्शन पूछा है किसके लिए, NaCl के लिए मोल फ्रैक्शन पूछा है कि क्या आएगा। तो देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है उसमें देखो आपको क्या चाहिए होता है, मोल्स चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे, दोनों के मोल्स कैलकुलेट कर लोगे, क्योंकि वाटर के अंदर डिसॉल्व किया है, तो आप NaCl के लिए भी मोल्स कैलकुलेट करोगे
और वाटर के लिए भी मोल्स को कैलकुलेट करोगे, तो मोल कैलकुलेट करने का जो फ़ॉर्मूला होता है, वो क्या होता है भई, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो यहाँ पर जो इसका NaCl के लिए जो गिवन मास है वो कितना है भई, 5.85 है। और जो आप NaCl का मोलर मास कैलकुलेट करोगे, सोडियम का भई कितना होता है? सोडियम का हमारा जो मास होता है, ये जो आप मोलर मास कैलकुलेट करोगे इसके लिए ओवरऑल, वो कितना आ जाएगा, 58.5 आ जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से कितने मोल्स आ जाएँगे, 0.1। ऐसे ही हम क्या करेंगे, वाटर के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। तो वाटर के लिए जो गिवन मास है वो कितना है भई, देखो 90 ग्राम, और जो वाटर का मोलर मास होता है वो आप कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, 18। तो यहाँ से कितने आ जाएँगे, 5 मोल्स। तो देखो आपके पास NaCl के कितने मोल है, 0.1, और वाटर के कितने मोल्स है, 5। अब आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है NaCl के लिए। तो मोल फ्रैक्शन का फ़ॉर्मूला क्या होता है? जिस भी कंपोनेंट के लिए आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, उसके मोल्स आप ऊपर रखते हो डिवीज़न में, और नीचे क्या करते हो, टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स क्या हो जाएँगे, NaCl के मोल प्लस में मोल्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पर NaCl के मोल्स कितने आए हैं, 0.1, अपॉन में क्या आ जाएगा, 0.1 प्लस में 5। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करके कितना आएगा, ये आएगा आपका 0.0196। तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि आपके ऑप्शन नंबर 4 में ही दिया है। यहाँ पर अगर सेम इसी तरह से आपसे वाटर के लिए भी पूछा होता, तो आप यहाँ पर क्या करते, यहाँ पर ऊपर नंबर ऑफ मोल्स में वाटर के लिए जब आपसे पूछा होता, तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ऊपर रख देते, तो वाटर के मोल्स कितने आए हैं, 5, और नीचे डिवीज़न में क्या आ जाते, टोटल मोल्स। तो ये कितना आ जाता, 5.01। तो इस तरह से आप ये सॉल्व कर लेते। मोल फ्रैक्शन का एक और फ़ॉर्मूला भी होता है। अगर आपको एक कंपोनेंट के मोल पता है तो आप दूसरे के भी कैलकुलेट कर सकते हो। वो हमारा क्या होता है कि जो टोटल मोल फ्रैक्शंस होते हैं ना, वो हमारे कितने आते हैं, उसकी वैल्यू हमारी होती है 1। तो इस तरह से अगर ए कंपोनेंट के पता चल गए तो आप बी के कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे अगर मान लो ए का हमारे पास ये 0.0196 ही आया है, तो बी के लिए आपको कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे, 1 माइनस 0.0196 कर दोगे, तो यहाँ से क्या आ जाएँगे, बी कंपोनेंट के लिए भी मोल फ्रैक्शन आ जाएँगे। तो ये जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, 3 कंपोनेंट होंगे, 4 कंपोनेंट होंगे, उनका ओवरऑल सम कितना आएगा, 1 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आरपीएससी का क्वेश्चन है। ये राजस्थान स्टेट में जो एग्ज़ाम होता है, या तो ये फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है, या फिर ये सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है। यानी कि फर्स्ट ग्रेड जो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होता है उसका, या फिर सेकंड ग्रेड ये साइंस का क्वेश्चन है। ये मुझे ध्यान नहीं है, बट ये राजस्थान स्टेट का ही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 51.2 ग्राम ऑफ नैप्थलीन। यहाँ पर देखो आपको 51.2 ग्राम ऑफ नैप्थलीन दिया है, किसमें, इन 500 ml ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है भाई, CCl4। इतने 500 ml सॉल्यूशन के अंदर आपको दिया है, और इसकी डेंसिटी दी है, और आपसे क्या पूछा है, मोलालिटी। क्या पूछी है भाई, मोलालिटी पूछी है। तो मोलालिटी का जो फॉर्मूला होता है, मोलालिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के मोल्स लेते हैं, और डिवीज़न में हम क्या लेते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और इनटू में सॉल्वेंट लेते हैं वेट, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई में 1000। अगर यहाँ पर ये ग्राम में होता है, अगर ये केजी में ही होता है तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर देखो सोल्यूट हमारा क्या है, सोल्यूट यहाँ पर हमारा है नेप्थलीन। तो नेप्थलीन का हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पहले मोल्स। तो मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो यहाँ पर नेप्थलीन का जो गिवन मास है वो कितना है भाई, 51.2। यहाँ पर अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मोलर मास ऑफ नेप्थलीन। तो नेप्थलीन के लिए देखो आपको यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है। एक कार्बन का होता है 12, तो 10 कार्बन है, तो 10 कार्बन का कितना हो जाएगा, 120, और एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 8 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 8, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, 128। तो यहाँ पर ही इसके डिवीज़न में क्या आ जाएगा, 128। जब आप ये डेसिमल हटा के ये सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 512 अपॉन में 1280। तो इतने मोल्स के आ गए हमारे पास, नेप्थलीन के आ गए। अब देखो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में वेट भी नहीं दिया हुआ है, वेट की बजाय आपको क्या दिया हुआ है, देखो वॉल्यूम दिया हुआ है। बट आपको तो मोलालिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए होता है, मास चाहिए होता है, वेट चाहिए होता है। बट आपको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है। तो आप डेंसिटी और इस वॉल्यूम का यूज़ करके डेंसिटी वाले फॉर्मूले से आप क्या करोगे, मास कैलकुलेट करोगे। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से आपको क्या कैलकुलेट करना है, मास। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए भाई मास को हम एज इट इज़ रहने देंगे इधर ही, और ये डेंसिटी के साथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम मल्टीप्लाई। तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मास। तो डेंसिटी आपको देखो क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, डेंसिटी आपको दी हुई है 1.60 ग्राम। तो डेंसिटी है 1.60 ग्राम, और वॉल्यूम आपको दिया है 500 ml। यहाँ पर ये क्या है, ग्राम पर ml है, तो ml से ml तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। और यहाँ पर जो मास बच जाएगा वो देखो, इसे सॉल्व करोगे आप कितना आ जाएगा, 800 ग्राम। तो आपके पास जो मास आ गया, वेट आ गया सॉल्वेंट का, वो कितना आ गया भाई, 800 ग्राम।
तो बस अब आप यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर दो, तो मोल्स कितने हैं भई 512 अपॉन में 1280 अपॉन में कितना आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है भई 800 इंटू में 1000। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करके आपके पास कितना आंसर आएगा इसका, जब आप इसे कट करोगे और सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करके आपके पास जो कुछ आंसर आएगा मोलालिटी वो आएगी 0.5। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको दिया है, तो ये आपको दिया है ऑप्शन नंबर 2 में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये वाला जो क्वेश्चन है अभी जो रिसेंटली केवीएस का केंद्रीय विद्यालय का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके पीजीटी केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the molality of lithium ion in a solution prepared by dissolving 2.20 ग्राम of lithium sulfate? यहाँ पर देखो आपको लिथियम के लिए बता रखा है कि इतना लिथियम सल्फेट को हमने डिज़ोल्व किया है, जिसका आपको मोलर मास भी दिया है इन इनफ वाटर के अंदर हमने डिज़ोल्व किया है टू मेक 50 ml ऑफ सॉल्यूशन। हमने उसको क्या किया है 50 ml ऑफ सॉल्यूशन बन जाए इतने तक उसको क्या किया है डिज़ोल्व किया है। और आपसे क्वेश्चन में पूछी क्या है मोलालिटी पूछी है। ये क्वेश्चन भी किसका है केवीएस का ही जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है, ये उसी का ही क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ये सारे अभी जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उन्हीं के क्वेश्चंस हैं। तो देखो यहाँ पर मोलालिटी का सबसे पहले आपको क्या करना है फॉर्मूला लिखना है। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है देखो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू में 1000। अब आप देख लो कि आपके पास क्या दिया हुआ है और क्या नहीं दिया हुआ है। कुछ दिया हुआ है तो उसको फॉर्मूले में ऐसे ही यूज़ कर लो, अगर नहीं दिया हुआ तो उससे हम क्या करेंगे वही चीज़ कैलकुलेट करेंगे। तो देखो हमें सबसे पहले क्या चाहिए मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए। तो यहाँ पर सोल्यूट तो क्या है लिथियम सल्फेट है क्योंकि इसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं। तो मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है गिवन मास, तो गिवन मास कितना है भाई 2.20 और मोलर मास, तो मोलर मास यहाँ पर देखो क्या बनेगा इसका आपको दिया हुआ ही है, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये कितना दिया हुआ है भाई 110। तो ये तो हमारे पास क्या आ गए भाई मोल्स आ गए। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1/50 आ जाएगा। इसका डेसिमल हटाओगे और इसे कैंसिल करके जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएंगे हमारे पास मोल्स इसके 1/50 आएँगे। चाहे तो आप इसे एज़ इट इज़ भी रख सकते हो यहाँ पर फॉर्मूले में। अब हम आगे क्या चाहिए हमें, आगे देखते हैं। आगे हमें चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब वेट तो यहाँ पर दिया हुआ ही नहीं है, वेट की जगह पे क्या दिया हुआ है भई देखो, फिर से वॉल्यूम दिया हुआ है। तो इस वेट को हम डेंसिटी का यूज़ करके हम क्या करेंगे मास कैलकुलेट करेंगे, वेट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखो वाटर के अंदर बना है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको डेंसिटी भी नहीं दी है, तो लेकिन जो वाटर की डेंसिटी होती है वो कितनी होती है 1 ग्राम पर एमएल होती है। तो आप ध्यान रखना अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये डायरेक्ट यूज़ करनी पड़ रही है तो इसकी जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है वाटर की 1 ग्राम पर एमएल होती है। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था सेम वैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे मास कैलकुलेट करेंगे क्या फॉर्मूले से डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी है देखो 1 ग्राम पर एमएल है, 1 ग्राम पर एमएल इनटू में वॉल्यूम कितना दिया है आपको 50 एमएल दिया है। तो देखो एमएल से एमएल यूनिट कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर ये 50 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ग्राम से तो कितना आ जाएगा भाई 50 ग्राम। तो जहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया वो हमारा क्या आ गया 50 ग्राम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे अब इस मोलैलिटी वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो इसमें जब आप पुट करोगे तो ये कितना आएगा 1/50 अपॉन में 50 क्योंकि इसका जो वेट आया सॉल्वेंट का वही आया है और इनटू में 1000। जब आप इसे कैंसिल करोगे और सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करके आपके पास कितना आ जाएगा लास्ट में कुछ आएगा 0.4। तो यहाँ पर जो मोलैलिटी आई है सॉल्यूशन की वो कितनी आई है भाई 0.4। तो ये हमें कौन से ऑप्शन में दिया है, ये हमें दिया है ऑप्शन नंबर 3 में। तो यही हो गया इसका राइट आंसर। अभी इस टॉपिक के और भी क्वेश्चंस बचते हैं जो हमें डिस्कस करने थे, बट ये वीडियो क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आप ये सारे फॉर्मूलाज को याद रखना और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना।